तो आज के क्लास में हम सभी पढ़ने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। आप सभी लोगों ने अभी अभी जस्ट एक चैप्टर खत्म किया है जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, है कि नहीं? मतलब कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है खत्म किया है। और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप लोगों ने एक पढ़ा था बैलेंस शीट के बारे में और दूसरा आप लोगों ने पढ़ा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। कोई दिक्कत किसी को? तो सर ये दोनों ही चीज पढ़ने के बाद हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से खत्म कर लिया है। मतलब सिंपल शब्दों में कहे तो कंपनी का फाइनल अकाउंट आपने बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया है, सारे सवाल बना लिए हैं, किसी को कोई डाउट तो नहीं। अब उसी फाइनल अकाउंट के आधार पर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोग बनाए थे, मतलब कंपनी का फाइनल अकाउंट जो आप लोग बनाए थे, उसका एनालिसिस कैसे होता है, विश्लेषण कैसे होता है। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि विश्लेषण का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो विश्लेषण का अर्थ जब हम लोग जान जाएंगे तो फिर हम लोग जानेंगे कि विश्लेषण किया कैसे जाता है। क्लियर है बात? तो आइए सर वही सीखेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में। सर क्या ये पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है? कुछ लोग के मन में ऐसा आता है कि अकाउंटिंग में, अकाउंट्स में आप पढ़ा रहे हैं, क्या पार्ट ऑफ अकाउंटिंग में ये आता है? तो बता दें कि सर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है अकाउंटिंग में, इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। आप लोग याद कीजिए, अकाउंटिंग का जब डेफिनेशन बताया जाता है तो उसमें कहा जाता है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, क्या एनालाइजिंग, एनालिसिस, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, देन कम्युनिकेटिंग, है कि नहीं? दीज ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। तो बताओ ये जो भी प्रोसेस हम बोले, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, इसमें एनालिसिस आ रहा है ना, एनालाइजिंग आ रहा है ना, कम्युनिकेटिंग आ रहा है ना सर। तो वही तो बात है कि एनालिसिस करना और इंटरप्रेट करना, मतलब सिंपल शब्दों में कहें तो व्याख्या करना या विश्लेषण करना। क्या करना है? व्याख्या करना है या फिर विश्लेषण करना है। किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोगों ने इतने डिटेल में पढ़ा, इतने समय लगा करके, अब उसका क्या करना है? उसका विश्लेषण करना है। समझ गए बात? जो आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा उसका क्या करना है? विश्लेषण करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग यही जानेंगे कि विश्लेषण का अर्थ क्या होता है। सिंपल शब्दों में आप लोगों से पूछे, आप लोग क्या समझते हैं इस शब्द से, विश्लेषण से? क्या जवाब दीजिएगा? विश्लेषण का क्या अर्थ है? विश्लेषण करने के लिए अगर आपको कहा जाए किसी चीज के विश्लेषण कीजिए, एनालिसिस कीजिए, इंटरप्रेट कीजिए, उसकी व्याख्या कीजिए, तो क्या करोगे? उसके बारे में पहले डिटेल में जानते हो तब ना उसकी व्याख्या कर पाओगे। इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप लोग को बहुत डिटेल में पढ़ाएं, एक एक वर्ड को अच्छे से लिख के, समझा के, क्वेश्चन बनवा के, एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में, है कि नहीं? और सारे के सारे कंसेप्ट की चर्चा बहुत डिटेल में किए। आप लोग को उस लायक बनाए पहले कि आप लोग समझ सको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। जब अच्छे से समझ ही नहीं पाओगे तो विश्लेषण कैसे करोगे? समझ में आ रहा है क्या? तो इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पहले बहुत डिटेल में पढ़ाया गया और अब आप लोगों को उसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसी फाइनल अकाउंट का, अंतिम खाता का क्या करना है? विश्लेषण करना है। ठीक है सर? तो मेरा पहला सवाल यही है कि विश्लेषण का अर्थ क्या समझते हैं आप लोग? विश्लेषण से क्या समझते हैं? क्या होता है विश्लेषण का अर्थ? क्या होता है व्याख्या करने का मतलब ये हुआ सिंपल भाषा में कहे तो कि सर किसी भी चीज के बारे में अगर आप जानते हैं तो उसके बारे में बताना, और डिटेल में बताना, थोड़ा और अच्छे से बताना, वही तो कहलाएगा व्याख्या करना, वही तो कहलाएगा विश्लेषण करना। लॉजिक समझ रहे हो क्या? तो क्या हम इंग्लिश में इसी शब्द का उच्चारण करें? अगर इंग्लिश में बोले तो कैसे बोलेंगे? क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना बोल सकते हैं क्या? किसी भी चीज के बारे में अच्छे से एग्जामिनेशन करना, क्रिटिकल एग्जामिनेशन, एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे यहां पर, कौन सा? क्रिटिकल एग्जामिनेशन। किस चीज का क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना है? जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोगों ने दिखाया है, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना है। मतलब अच्छे तरीके से उसका विश्लेषण करना है, उसकी व्याख्या करनी है, उसके बारे में और डिटेल्स बताना है। ठीक है, नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्रेजेंट कर दिया गया, लेकिन हमको कुछ और जानना है। जैसे हमको जानना है कि क्या इस बिजनेस का, क्या ये बिजनेस उस लायक है कि अपने क्रेडिटर का पेमेंट सही तरीके से करता है, सही समय पर करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बिजनेस का जो लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी, वो करंट एसेट से ज्यादा है। कहीं ऐसा तो नहीं। सर करंट लायबिलिटी और करंट एसेट का कंपैरिजन कर रहे हैं,
कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इसमें कैश का फ्लो हो रहा है इस बिजनेस में बहुत कम हो रहा है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, क्योंकि उधारी ज्यादा चलता है, और उधारी ज्यादा चलता होगा तो बैड डेब्ट भी ज्यादा होता होगा। समझ रहे हो बात? नॉर्मली अकाउंटिंग तो आप लोग सीख गए हो, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल एग्जामिनेशन, और ज्यादा अंदर जाके उसके और अंदर जाकर के उसकी और व्याख्या कर रहे हैं और डिटेल में। तो इसको क्या कहेंगे सर? क्रिटिकल एग्जामिनेशन हो रहा है। समझ पा रहे हो क्या? यानी कि और डिटेल्स हम लोग जानना चाहते हैं उस बिजनेस की, तो किसी भी चीज के बारे में और डिटेल्स जानना और उसका अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन करना, जांच करना, क्या कहलाता है? एनालिसिस कहलाता है, या इंटरप्रिटेशन कहलाता है, मतलब व्याख्या कहलाता है। आया बात समझ में? चलिए सर, तो इसी के बारे में पढ़ना है कि फाइनेंशियल एनालिसिस, कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप लोगों ने सीखा है उसका और विश्लेषण करना है, व्याख्या करना है, तो क्या होता है उसका अर्थ और कैसे करते हैं ये भी हम लोग सीखेंगे। और जब सीख जाएंगे कि कैसे करते हैं तो फिर जो भी हम लोग तरीके सीखेंगे कि ऐसे 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 किया जाता है, तो उन सभी को एक चैप्टर वाइज यहां पर अपने सिलेबस में दिया हुआ है। वो सभी के सभी तरीके, कह ले तो टूल्स, कि कैसे कैसे एनालिसिस हम लोग करेंगे, वो सारे के सारे टूल्स एक एक चैप्टर के रूप में दिया हुआ है आपके सिलेबस में। वो सब हम लोग पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। और जब वो सारे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को अंदाजा नहीं है, सर ध्यान से पढ़िएगा बहुत, क्योंकि ये सारे के सारे चैप्टर जो हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं आपके रियल लाइफ में भी। कैसे सर? आप फाइनेंस को अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे। आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, अगर एनालिसिस को बेहतर तरीके से समझेंगे तो आने वाले समय में हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर करना होगा किसी कंपनी में, तो कंपनी को आप अच्छे प्रकार से, कंपनी के फाइनेंस को अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे, अच्छे से कंपनी को एनालिसिस कर पाएंगे, जिसके मदद से आप अच्छे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे कंपनियों में। कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पता होगा कि ये कंपनी अच्छी है कि बुरी है, बस दिखावे के लिए नहीं बल्कि उसके अंदर की बातें भी आपको पता होंगी कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने प्रेजेंट किया है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज होने वाला हर एक आइटम का व्याख्या आपके पास रहेगा, एनालिसिस आपके पास रहेगा। फिर आप जो बोलेंगे और बाकी जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनके बोलने के तरीके में काफी अंतर आएगा, आपके इन्वेस्टमेंट करने के तरीके में काफी अंतर आएगा नॉर्मल लोगों से। तो आइए, यही तो है कॉमर्स की दुनिया। कॉमर्स की दुनिया तो रियल में अब शुरू होती है कि नहीं? यहां से आप लोगों का अब शुरू होता है माइंड गेम, मतलब कि अब दिमाग का यूज कैसे करना है सीखिए अच्छे से, ठीक है। चलिए सर, तो शुरू करते हैं अपना कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फाइनेंशियल एनालिसिस होता क्या है, ठीक है सर। सबसे पहले क्या जानेंगे हम लोग, बताइए? फाइनेंशियल एनालिसिस होता क्या है, इसी को जानेंगे, ठीक है। ये तो चैप्टर का नाम था फाइनेंशियल एनालिसिस, कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस तो चैप्टर का नाम था। अब ये फाइनेंशियल एनालिसिस होता क्या है या एनालिसिस क्या होता है, सबसे पहले इसी के बारे में जानेंगे। तो लिखिए हेडिंग बना के, और सभी लोग मेरे साथ फटाफट लिखेंगे, वेट कोई नहीं करेगा, और एकदम शांति बनाए रखना है क्लास में, और मेरे साथ साथ लिखना है। कोई डाउट होगा तो बीच में पूछना है, अदरवाइज शांति से लिखते जाना है और मेरे शब्दों को सुनते जाना है, समझते जाना है, ठीक है। चलिए, आवाज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। एनालिसिस का मतलब क्या होता है सर? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एनालिसिस? विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? एनालिसिस का मतलब हिंदी में बोले तो विश्लेषण। क्या अर्थ होता है विश्लेषण का? तो देखिए, लिखेंगे एनालिसिस इज द प्रोसेस। क्या लिखेंगे सर? एनालिसिस इज द प्रोसेस। एनालिसिस क्या होता है सर? एक प्रोसेस होता है। एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ Analysis is the process of critical examination. Analysis is the process of critical examination. किस चीज का critical examination सर? किस चीज का? The accounting information, जो भी अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन है, the accounting information, द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना ही क्या कहलाता है? एनालिसिस कहलाता है। और ये इंफॉर्मेशन जो है वो कहां होता है? ये इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है, जो अभी अभी हम लोगों ने सीखा है। तो कहता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन
गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, गिवन इन कहां दिया रहता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया रहता है। गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का स्पेलिंग देख लीजिएगा, टीई होगा लास्ट में इधर, TEMENT, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिए गए इंफॉर्मेशन का क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना ही क्या कहलाता है? एनालिसिस कहलाता है। तो विश्लेषण का अर्थ समझा आप लोगों ने सबसे पहले। विश्लेषण होता क्या है? बोलो ना सर, विश्लेषण में कोई दिक्कत? और इसी को एनालिसिस को ही हम लोग इंटरप्रिटेशन भी बोल सकते हैं। एनालिसिस कहिए या इंटरप्रिटेशन कहिए। अकाउंटिंग के डेफिनेशन में ये दोनों शब्द साथ में यूज होते हैं, साथ में यूज होते हैं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। छठा नंबर है ये, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, एंड देन लास्ट में होता है कम्युनिकेटिंग। समझ गए बात? तो सर कहने का मतलब यह है कि एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग दोनों ही सेम अर्थ में यूज होते हैं। एक ध्यान से सुनिए, आगे हम लोग जानेंगे एनालिसिस का मीनिंग। अगर आप लोग जान लिए हैं तो अब आगे हम लोग जानेंगे एनालिसिस की विशेषताओं के बारे में, उसके ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है सर। और फिर हम लोग जानेंगे कि सर वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो चलिए अगला हेडिंग बनाएंगे जल्दी से। अगला हेडिंग बनाएंगे फीचर्स, और मेरे साथ साथ लिखना है फटाफट, ठीक है, बिना आवाज किए। फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के कौन कौन से फीचर्स हैं, फीचर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, विशेषताओं के बारे में जानेंगे, ठीक है सर। तो लिखेंगे पहला नंबर विशेषता, द फर्स्ट वन इज, पहली विशेषता के बारे में जानेंगे, टू प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग डेटा, the complex accounting data, the complex accounting data द कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग डेटा यानी कि जो कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग डेटा है, जो कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग डेटा है उसको प्रेजेंट करने का एक तरीका है एनालिसिस। मतलब आप लोग फाइनल अकाउंट में देखे होंगे कि सर फाइनल अकाउंट में जो चीजें हैं वो बड़ा माने कॉम्प्लेक्स तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, वो आसान नहीं है। सबके बस की बात है क्या? जो लोग कॉमर्स नहीं पढ़े हैं और जो लोग नहीं जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बढ़िया से, उनको दे दिया जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी कंपनी का, उनको समझ में नहीं आएगा कि क्या कैसे लिखा हुआ है। उसके लिए हम लोगों ने पहले ढेर सारा चीजें सीखा है ना, जर्नल सीखे हम लोगों, लेजर सीखे, ट्रायल बैलेंस सीखे, है ना, कैसे कैसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है, कंपनी के शेयर्स कैपिटल के बारे में हम लोगों ने बहुत चर्चा किया, डिवेंचर के बारे में चर्चा किया है ना, फॉरफीचर के बारे में बहुत सारा चीज हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोग पहुंचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी भाई साहब लिखने का तरीका शेड्यूल 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 के अकॉर्डिंग कैसे प्रेजेंट करना है, वही तरीका होना चाहिए, वही सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए, उसी तरीके से प्रेजेंट करना है। कैसे मेजर हेड सब हेड को लिखना है, उसके अंतर्गत आइटम्स को कैसे नोट्स टू अकाउंट में प्रेजेंट करना है। सर ये जो लोग नहीं ट्रेंड हुए हैं अच्छे प्रकार से, उनको समझ में आएगा क्या? नहीं। तो बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा होता है जो हम लोग प्रेजेंट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उस कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल वे में कैसे प्रेजेंट करना है, सिंपल करके कैसे प्रेजेंट करना है किसी के सामने, वो काम करता है ये एनालिसिस, विश्लेषण वो काम करता है। ठीक है सर, आगे लिखेंगे कि टू प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग डेटा इन सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म यानी कि सिंपल एकदम आसान बना के प्रेजेंट करता है, और इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि सर उसको समझा जा सके, आसानी से समझा जा सके, है कि नहीं? चलिए
तो ये होता है आपका पहला विशेषता। दूसरे विशेषता में लिखेंगे हम लोग, दूसरी विशेषता में लिखेंगे टू क्लासिफाई द आइटम्स, टू क्लासिफाई द आइटम्स गिवन इन ए स्टेटमेंट of profit and loss, given in a statement of profit and loss in convenient and related groups कहता है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन जो है बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से प्रेजेंट करता है और रिलेटेड ग्रुप के साथ दिखाता है। जैसे मैंने कहा कि सर हम लोग को कंपैरिजन करना है करंट एसेट का करंट लायबिलिटी के साथ। किसका किसके साथ? करंट एसेट का करंट लायबिलिटी के साथ। तो सर कोई ना कोई ऐसा एनालिसिस का टूल्स जरूर होगा जो हमें यह बताएगा कि करंट एसेट का रिलेशन करंट लायबिलिटी के साथ कैसा है। ठीक है सर, और भी ऐसे तमाम चीजें प्रेजेंट करना हम लोग सीखेंगे बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में, और उनके रिलेटेड ग्रुप के साथ, उनके रिलेटेड आइटम के साथ। अगला लिखेंगे तीसरा फीचर्स, टू क्लासिफाई द आइटम्स, टू क्लासिफाई द आइटम्स गिवन इन द बैलेंस शीट, गिवन इन द बैलेंस शीट, यानी जो बैलेंस शीट में आइटम दिया हुआ है इन कन्वेनियंट एंड रिलेटेड ग्रुप, इन कन्वेनियंट एंड रिलेटेड ग्रुप। मतलब ये बताना चाहता है कि सर जो हम लोग बैलेंस शीट में आइटम्स को प्रेजेंट करते हैं, उनको क्लासिफाई करता है, अलग अलग करता है कि उनको उनके ग्रुप के साथ दिखाया जा सके, उनको उनके ग्रुप के साथ दिखाया जा सके। जैसे कि अभी एग्जांपल दिए थे थोड़ी देर पहले कि कैसे करंट एसेट को करंट लायबिलिटी के साथ हम लोग प्रेजेंट करेंगे और उससे क्या मतलब निकल के आएगा, नॉन करंट एसेट को नॉन करंट लायबिलिटी के साथ। कुछ लिक्विड एसेट्स होते हैं, उनका लिक्विड एसेट्स का कुछ हम लोग कंपैरिजन करेंगे आपको करंट लायबिलिटी के साथ। कुछ हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि पिछले साल का डेटा किस प्रकार से था, इस साल का डेटा किस प्रकार से है, कंपैरिजन करेंगे। उसके लिए कंपैरिजन स्टेटमेंट बनाया जाएगा और उसके मदद से हम लोग पिछले 3-4-5 सालों का डेटा उठा करके देखेंगे कि कैसा कैसा ग्रोथ हुआ है या कैसे हमारा बिजनेस नीचे गया है कि ऊपर गया है। उससे हमें फ्यूचर के बारे में पता चलेगा बिजनेस के, कि बिजनेस किस लेवल पे जाने वाला है। उससे एक आइडिया मिलता है कि ये बिजनेस आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ताकि इन्वेस्टमेंट करने में हम लोगों को क्या होगा, आसानी होगा। ठीक है सर, तो रिलेटेड ग्रुप के साथ दिखाने में भी हमारी ये मदद करता है एनालिसिस। उसके बाद अगला लिखेंगे टू मेक कंपैरिजन। अभी समझा ही रहे थे आप लोगों को कंपैरिजन के बारे में कि कंपैरिजन कर पाता है, तो लिखेंगे टू मेक कंपैरिजन, कंपैरिजन करता है बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स टू इंटरप्रेट डिफरेंट कंक्लूजन्स। तरह तरह के कंक्लूजन निकालने के लिए, तरह तरह के ग्रुप को तरह तरह के आइटम से कंपैरिजन करता है, जिससे कि और ज्यादा अधिक अच्छे तरह से हम लोग व्याख्या कर पाते हैं। ठीक है सर, और लास्ट लिख लेंगे टू कन्वर्ट द मास ऑफ, टू कन्वर्ट द मास ऑफ फाइनेंशियल डेटा into useful information
यूजफुल इंफॉर्मेशन which is always in a scarce supply, always in scarce supply। मतलब देखो मजे की बात जानते हो, ये एनालिसिस जो अभी आप लोग पढ़ रहे हो ना, और जो ये लास्ट लाइन लिखे हो कि सर क्या है कि जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही स्केर्स सप्लाई में होता है, जल्दी मिलता नहीं है। सही तरीके से सजा के आपको कोई दे दे सारे के सारे इंफॉर्मेशन को, ताकि आप अच्छे प्रकार से उसकी व्याख्या करके और अपना फ्यूचर की बातें सोच सको कि कैसे क्या करना है। ये जल्दी मिलता नहीं है इंफॉर्मेशन इस तरीके से सजा के। मालूम है ऐसी आज के समय में ऐसी बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं अपने देश में या पूरे दुनिया में, जो यही काम कर रही हैं। क्या? कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल वे में प्रेजेंट करना। और हम जैसे लोग, आम जनता, उस कॉम्प्लेक्स डेटा को जो सिंपल करके प्रेजेंट कर रहा है वो कंपनी, उस सिंपल डेटा को यूज कर रहे हैं। क्योंकि हमें जरूरत है भाई, कॉम्प्लेक्स डेटा हमारे समझ में नहीं आता है, सिंपल डेटा समझ में आता है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हमारे देश में या पूरी दुनिया में काम कर रही हैं, जो तरह तरह के कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल बना के प्रेजेंट कर रही हैं, और उन वेबसाइट्स को, उन कंपनियों को, उन एप्स को हम लोग यूज कर रहे हैं और वो लोग उसी से कमा रही हैं। तो ये एक तरह का बढ़िया बिजनेस भी है, अगर इस चीज को आप लोग समझ रहे हैं तो। आज के जमाने में समझ रहे हो बात? ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है, आप लोगों को शायद नहीं मालूम है, बता देते हैं आप लोगों को। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो कि तरह तरह के कंपनियों के तरह तरह के बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स को, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स डेटा होते हैं, उनको सिंपल वे में करके प्रेजेंट करता है। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स बने हुए हैं, एप्स बने हुए हैं, ताकि उससे इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम आसानी से कर पाते हैं। तो यही है, इसी को एनालिसिस कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल वे में कैसे प्रेजेंट करना है, ताकि हर कोई सिंपल से सिंपल आदमी उसको समझ सके। यही होता है एनालिसिस, है ना सर? चलिए एक लास्ट टॉपिक इसमें लिखेंगे थ्योरी में, उसके बाद हम लोग सीधे लिखेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं एनालिसिस के, टाइप्स कौन कौन से हैं, ये हम लोग लिखेंगे। फिलहाल उसके पहले हम लोग ऑब्जेक्ट जान लेते हैं या पर्पस जान लेते हैं, क्या उद्देश्य है या क्या पर्पस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। तो लिखेंगे, आवाज नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव और पर्पसेस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, यानी फाइनेंशियल एनालिसिस के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है या क्या पर्पस है, ये जान लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं पर्पस के बारे में। लिखेंगे सबसे पहले पर्पस। सबसे पहला पर्पस लिखेंगे क्या है सर? टू एसेस द प्रेजेंट एंड फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। सर जब अच्छे प्रकार से हम लोग एनालिसिस करेंगे ना किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो हमें उस कंपनी का प्रेजेंट और फ्यूचर में अर्निंग कैपेसिटी कैसा रहने वाला है, प्रेजेंट में कैसा है और फ्यूचर में कैसा रहने वाला है, यह पता चल जाएगा। साथ ही साथ उसका प्रॉफिटेबिलिटी यानी प्रॉफिट कमाने का रेशियो अभी कैसा है और आगे कैसा रहने वाला है, यह भी हमें पता चल जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? तो ये सब चीजें
ये सब चीजें जो है वो पर्पस बन सकती हैं एनालिसिस करने का, उद्देश्य हो सकता है। ठीक है सर, कि किस उद्देश्य से आप एनालिसिस कर रहे हो, क्योंकि हमें उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी का प्रेजेंट में अर्निंग कैपेसिटी जानना है और फ्यूचर में भी कैसा अर्निंग कर सकता है वो, ऐसा हमको अंदाजा लगाना है। उसके लिए हमें एनालिसिस करना है, उसके लिए व्याख्या करना है। साथ ही साथ उसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अभी कैसा है और उसके हिसाब से पिछले पास्ट टाइम में पीरियड में देखने के बाद, अभी के समय में देखने के बाद फ्यूचर में कैसा हो सकता है ये अंदाजा लगाना है, उसके लिए हमें व्याख्या करना है। तो पर्पस समझ पा रहे हो क्या, कि क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से हम लोग व्याख्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। कोई दिक्कत? चलो अगला लिखेंगे, टू एसेस द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, to assess the short term solvency of the business, यानी बिजनेस का शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जानना है हमको। ये सॉल्वेंसी क्या होता है सर? अपने कर्ज चुकाने की क्षमता। क्या होता है? कर्ज चुकाने की क्षमता, उसको सॉल्वेंसी बोलते हैं। इंसॉल्वेंट वर्ड पढ़े हो ना जर्नल में, अकाउंटिंग में, इंसॉल्वेंट कि वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया, वो बिजनेस इंसॉल्वेंट माने दिवालिया हो गया, मतलब उसका टोटल लायबिलिटी जो है टोटल एसेट से ज्यादा हो गया है, वो अपने पूरे संपत्ति बेच करके भी अपने कर्जा नहीं चुका सकता है, तो उसको बोलेंगे दिवालिया हो गया। बोलेंगे ना, बोलो ना। तो कहने का मतलब ये है सर, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई बिजनेस अपने कर्जों को चुका सकता है तो बोलेंगे वो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है, कैसा है? सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, सॉल्वेंसी रेशियो कैसा है उस बिजनेस का, हमें जानना है। शॉर्ट टर्म में अपने कर्जों को कैसे चुका पाता है, यानी क्रेडिटर वगैरह का पेमेंट कैसे करता है, ये जानना है हमें। आया बात समझ में? उसके लिए हम लोग ये फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। ठीक है सर, अगला लिखेंगे, टू एसेस द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म के बारे में भी जानेंगे। टू एसेस द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। चौथा नंबर लिखेंगे, टू एसेस द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एसेस का मतलब पता करना, निकालना, मालूम करना, उसको एसेस बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। टू एसेस द to assess the financial stability of a business, यानी किसी बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमें जानना है कि वो बिजनेस जो है वो स्टेबल कितना रहने वाला है, या कितना है अभी और कितना रहने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क है, कंपनी आगे आने वाले समय में पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, डूब गया तब, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां डूब जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है। तो ये सब चीज जानना है ना सर। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने जीवन भर का कमाई लगा दे रहे हैं, उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, अब पता चले कंपनी डूब गया, आप तो रोड पे आ जाएंगे। तो आपको क्या जानना है सर, कि वो बिजनेस कितना स्टेबल रहने वाला है, कितना अस्थिर रहने वाला है। समझ पा रहे हो क्या बात को? तो सर इस तरीके से ये सारे उद्देश्य हमारे हो सकते हैं, पर्पस हो सकते हैं एनालिसिस करने के। एक और लिख लीजिए, टू डिटरमाइन, टू एसेस द लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी, या ऐसे लिख सकते हैं, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ बिजनेस। बिजनेस का वैल्यू जानना है सर। आप लोगों ने शार्क टैंक इंडिया शो देखा होगा, उसमें वैल्यूएशन किया जाता है बिजनेसेस का, कि आपके बिजनेस का टोटल वैल्यू कितना है कि नहीं। कैसे होता है वो वैल्यूएशन, कैसे करते हैं वहां बैठे हुए शार्क्स वैल्यूएशन। तो वो लोग आपके बिजनेस के तरह तरह के डेटा पूछते हैं आपसे, वो लोग अपने दिमाग में एनालिसिस करते हैं उस डेटा के माध्यम से। आपका सेल कैसा है, मंथ वाइज मंथ आपका सेल कैसे हो रहा है, पूरे
पर ईयर में आपका मंथ कितना, पर ईयर में सेल कितना हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या है, आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका कितना है, आप कितना डायरेक्ट एक्सपेंस करते हो, कितना इनडायरेक्ट एक्सपेंस करते हो, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितने हैं, लोन कितने आपके ऊपर चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें वो लोग पूछते हैं। और वो सब पूछ करके अपने दिमाग में रेशियोज निकालते हैं, तरह तरह के एनालिसिस करते हैं और करके आपके बिजनेस का वैल्यूएशन लगाते हैं कि जो आप वैल्यू मांग रहे हो वो वैल्यू सही है कि नहीं है। अगर आपका वैल्यू मांगा हुआ सही उनको लगता है तो वो लोग इन्वेस्टमेंट आपको देते हैं, नहीं तो क्या बोल देते हैं, सॉरी ये इन्वेस्टमेंट मेरे बस की बात नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस का बहुत ज्यादा है, हम इससे बाहर है, आई एम आउट, ऐसा बोलते हैं ना वो लोग। अगर किसी ने देखा होगा शार्क टैंक इंडिया तो क्या होता है सर, वहां पे सब एनालिसिस होता है, विश्लेषण होता है, समझ रहे हो बात। तो आप लोग भी ऐसे विश्लेषण कर सकते हो अगर इस सब चीजों को अच्छे से जानोगे तो। क्लियर है बात। तो चलो ऑब्जेक्टिव और पर्पस हम लोगों ने जान लिया और अब हम लोग जानने वाले हैं कि सर वो कौन कौन से मेथड हैं या तरीके हैं जिसके द्वारा हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो अगला हेडिंग बनाएंगे टाइप्स और मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। टाइप्स और मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं या मेथड्स हो सकते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है सर। तो चलिए लिखेंगे टाइप्स या मेथड्स के बारे में। तो देखो जो फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं उनको हम लोग दो आधार पे बांट सकते हैं। एनालिसिस करने का जो तरीका है वो दो आधार पे बांटा जा सकता है। कौन कौन सा वो दो आधार है? तो पहला नंबर है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड, यानी किस तरीके से मटेरियल हम लोग यूज करते हैं उसके आधार पे हम लोग एनालिसिस यानी व्याख्या कर सकते हैं। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, यानी कि किस तरीके से प्रोसेस हमारा क्या है व्याख्या करने का। तो एक तो मटेरियल यूज के आधार पे हम लोग बांट सकते हैं और दूसरा प्रोसेस के आधार पे बांट सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि मटेरियल यूज के आधार पे या प्रोसेस के आधार पे कैसे कैसे व्याख्या किए जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इस चैप्टर का फिलहाल यही है। एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। ये जो टॉपिक अभी पढ़ने जा रहा है इसलिए काफी अच्छे से समझना है। तो कितने तरीके हो सकते हैं सर? दो तरीके हो सकते हैं। व्याख्या करने के तरीके कितने हो सकते हैं? दो। पहला मैंने बताया कि मटेरियल यूज के हिसाब से और दूसरा प्रोसेस के आधार पे। तो लिख लेते हैं इस बात को आइए लिख लेते हैं, ध्यान से सुनिए। दो आधार हो सकते हैं। कौन कौन से दोनों आधार हो सकते हैं सर? तो ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, दिख रहा है क्या? ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। ये दो आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं सर? ये दो आधार पे हम लोग व्याख्या कर सकते हैं। दोनों का नाम क्या क्या है आप लोगों ने देखा अच्छे से? दोनों का नाम क्या क्या है ये देखा आप लोगों ने अच्छे से? ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज के आधार पे और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस के आधार पे। मतलब मटेरियल किस तरीके से यूज होता है उसके आधार पे हम लोग व्याख्या कर सकते हैं और दूसरा प्रोसेस किस तरीके से हम लोग क्या अपनाते हैं उसके आधार पे हम लोग ये टाइप्स या मेथड पढ़ सकते हैं। और ये दोनों ही तरीकों में दो एनालिसिस आते हैं। मतलब मटेरियल यूज में भी दो पढ़ना होगा, और प्रोसेस में भी दो पढ़ना होगा। तो आइए लिख लेते हैं दोनों के बारे में।
मटेरियल यूज में आएगा, एक तो आएगा आपका इंटरनल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसी से सवाल आता है, इंटरनल एनालिसिस, और दूसरा आता है एक्सटर्नल एनालिसिस। इंटरनल माने अंदर का और एक्सटर्नल माने बाहर का। इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस। अब ये क्या होता है सर? इंटरनल एनालिसिस या एक्सटर्नल एनालिसिस क्या होता है, जरा समझेंगे। इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस के बारे में। और फिर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस में, माने दूसरे वाले तरीकों में, इसमें भी दो एनालिसिस पढ़ना है। एक को बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, तो दूसरे को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है, दोनों का नाम लिख लेते हैं यहां पर हम लोग। एक को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, तो दूसरे वाले को बोलते हैं वर्टिकल एनालिसिस। अगर ये दोनों आप लोगों ने पढ़ लिया तो समझिए चैप्टर खत्म। यस, ये जो 4 नाम अभी लिखे हैं, दोनों मेथड में 2-2 नाम, 4 नाम हुए टोटल। ये चारों के बारे में अगर आप लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो समझिए चैप्टर खत्म। सवाल यहीं से आते हैं एग्जाम में। ठीक है सर, तो चलिए ध्यान देंगे इस बात पर। ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से? वेरी गुड सर। तो आइए एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे सर हम लोग? इंटरनल एनालिसिस क्या होता है। क्या होता है इंटरनल एनालिसिस? आवाज बिल्कुल नहीं करना है, आवाज बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान रखेंगे। इंटरनल एनालिसिस क्या होता है, इस चीज को हम लोग जानेंगे। लिखेंगे इंटरनल एनालिसिस, हेडिंग बनाएंगे। सब लोग हेडिंग बना लीजिए जल्दी से। इंटरनल एनालिसिस, सबसे पहले हेडिंग बना लेना है इंटरनल चलिए हेडिंग बना लेंगे सबसे पहले सभी लोग। पहला नंबर, इंटरनल एनालिसिस, और लिखेंगे इसके बारे में, इंटरनल एनालिसिस के बारे में लिखेंगे। क्या होता है इंटरनल एनालिसिस? तो लिखेंगे दिस एनालिसिस, ये जो एनालिसिस है, ये जो व्याख्या है, इज मेड बाई, वो किया जाता है, दोज, उनके द्वारा, ये इंटरनल एनालिसिस उनके द्वारा किया जाता है, हु हैव, देखो नाम से ही स्पष्ट है, इंटरनल, इंटरनल माने अंदर का, अंदर का माने कंपनी के अंदर का, तो कंपनी के अंदर का व्याख्या तो वही करेगा ना जिसको कंपनी के अंदर की बातें मालूम होगी। समझ पा रहे हो क्या? बस वही है इंटरनल एनालिसिस, नाम से ही पता चल जा रहा है। तो इंटरनल एनालिसिस इज मेड बाय दोज, यानी इंटरनल एनालिसिस उनके द्वारा किया जाता है, हु हैव, जिनके पास, हु हैव एक्सेस, जिनके पास एक्सेस होता है। कहां का एक्सेस होता है सर? अरे अंदर का, अंदर का एक्सेस होता है, माने अंदर की चीजें भी वो जान सकते हैं, कंपनी के अंदर की बातें। और कंपनी के अंदर की बातें का मतलब जानते हो? सुनो ध्यान से, आप लोगों को बता दें एक इंपॉर्टेंट बात। आप लोग किसी भी कंपनी का, किसी भी कंपनी का, इंडिया में जो भी कंपनी है, जो पब्लिक कंपनी है, उस किसी भी कंपनी का आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जान सकते हो। गूगल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, गूगल पे सर्च करोगे आपको फाइनेंशियल
स्टेटमेंट के बारे में पता चल जाएगा, माने फाइनल अकाउंट के बारे में पता चल जाएगा। समझ रहे हो बात, किसी भी कंपनी का। लेकिन मजे की बात जानते हो आप लोग, वो बैलेंस शीट, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आप लोग बनाते हो, वो डायरेक्टली बन जाता है क्या, कि उसके पहले अकाउंटिंग में कुछ और भी प्रोसेस होते हैं? क्या होते हैं? फाइनल अकाउंट कहां से बनता है? कहां ध्यान है क्लास में? पूछ रहे हैं फाइनल अकाउंट किसके मदद से बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां से बनता है? यार तुम लोग कैसे सवाल जवाब दे रहे हो? हम पूछे कि फाइनल अकाउंट कैसे बनता है तो कह रहे हो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ट्रायल बैलेंस के मदद से बनता है। और ट्रायल बैलेंस किसके मदद से बनता है? लेजर के मदद से। और लेजर जर्नल के मदद से। सर आप लोग फाइनल अकाउंट देख सकते हो किसी भी कंपनी का, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस देख सकते हो क्या? नहीं दिखेगा। जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस आप लोग नहीं देख सकते हो। आया बात समझ में? आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या देख सकते हो? फाइनल अकाउंट। सीधे क्या देख सकते हो? फाइनल अकाउंट। लेकिन जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस नहीं देख सकते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस में चीजें जो हैं वो थोड़ी अलग प्रकार से दिख रही हैं, माने जो इन्फॉर्मेशन जितने डीप में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस में दिखते हैं शायद फाइनल अकाउंट में उतने डीप में नहीं दिखता है। आई मीन टू से दैट कि फाइनल अकाउंट को जरूरत पड़ने पर कभी कभी विंडो ड्रेसिंग किया जा सकता है, मतलब चेंज किया जा सकता है अच्छा दिखने के लिए, कि भाई ये काम करो, इस आइटम को ऐसा नहीं ऐसे दिखाओ, ज्यादा बेहतर दिखेगा, क्योंकि बाहर बैठे लोग एनालिसिस यानी व्याख्या कर सकते हैं। हम जो प्रेजेंट करेंगे उसकी व्याख्या वो लोग करेंगे कि ये ऐसे दिख रहा है तो इसका क्या अर्थ हुआ। तो अंदर बैठे लोग भी तो ये सोच सकते हैं ना कि ये आइटम इस तरह से दिख रहा है तो बाहर इसका इंपैक्ट कैसा पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो लोग चाहे तो फाइनल अकाउंट में कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। हालांकि ये करना इलीगल है, गलत है, लेकिन फिर भी किया जा सकता है। बट यहां हम क्या बताना चाहते हैं इंटरनल एनालिसिस के बारे में, कि सर बाहर के लोग, मतलब आप लोग बाहर वाले हो ना, कंपनी के बाहर के लोग हो, कंपनी के अंदर थोड़ी हो, किसी कंपनी के अंदर बाहर वाले हो, तो बाहर वाले लोगों को जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस यानी बुक्स ऑफ अकाउंट इसको कहते हैं, का एक्सेस नहीं होता है, नहीं देख सकते हो। आप लोग सीधे फाइनल अकाउंट ही देख सकते हो, उसके पहले का कुछ भी नहीं देख सकते हो। लेकिन जो अंदर बैठे लोग हैं, अंदर बैठे जो डिपार्टमेंट में लोग हैं, वो लोग अंदर की चीजें भी यानी जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस भी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो वो लोग अंदर की चीजें भी देख सकते हैं, मतलब जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस भी देख सकते हैं। तो वो लोग जो व्याख्या करेंगे हो सकता है उनकी व्याख्या थोड़ी अलग हो सकता है ना। तो बस इतना ही बात बताना है कि जो अंदर के लोग हैं, या यूं कह लो तो वैसे लोग जिनके पास अंदर की इंफॉर्मेशन जानने का एक्सेस है, मतलब उनके पास वो क्या बोलते हैं, अधिकार है कि वो अंदर की बातें भी जान सकते हैं। अंदर का बातें का मतलब इंटरनल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस, इंफॉर्मेशन जान सकते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस को भी देख सकते हैं। वो लोग जो व्याख्या करेंगे, जो एनालिसिस करेंगे, उसी एनालिसिस को क्या कहा जाएगा? इंटरनल एनालिसिस कहा जाएगा। ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने समझ लिया होगा इस बात को। ठीक है सर? तो दिस एनालिसिस इज मेड बाय दोज, ये एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस जो है ये उनके द्वारा किया जाता है हु हैव एक्सेस, जिनके पास एक्सेस होता है। किस चीज का एक्सेस होता है? एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट and other related information of the company। समझ रहे हो क्या? कंपनी के अंदर का कुछ और इंफॉर्मेशन भी जान सकते हैं, और ऐसे लोग जो व्याख्या करते हैं उसको, उस एनालिसिस को क्या कहा जाता है? इंटरनल एनालिसिस कहा जाता है। आया क्या बात समझ में? बोलो ना जी। और ये किनके द्वारा किया जाता है सर ये इंटरनल एनालिसिस? वो कौन है अंदर के लोग जिनको अंदर की चीजें एक्सेस करने का अधिकार है? वो लोग कौन है? कंपनी के एम्प्लॉय हो सकते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट ग्रुप हो सकता है, कंपनी के शेयर होल्डर भी हो सकते हैं। शेयर होल्डर के पास भी राइट होता है बुक्स ऑफ अकाउंट देखने का। समझ के बात सर? तो हम लोग लिखेंगे कि कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं, तो लिखेंगे हेंस इट इज मेड बाय द, ये किसके द्वारा किया जा सकता है? ये इंटरनल एनालिसिस मेड बाय द शेयर होल्डर्स के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? बोलो ना। शेयर होल्डर्स के द्वारा किया जा सकता है। और किसके द्वारा किया जा सकता है? मैनेजमेंट के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? मैनेजमेंट के द्वारा किया जा सकता है। और किसके द्वारा किया जा सकता है? एंड एम्प्लॉइज के द्वारा किया जा सकता है। एंड एम्प्लॉइज
जो टॉप लेवल इंप्लॉइज है ना वो लोग देख सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट को, लोअर लेवल को नहीं देखने को मिलता है। इंप्लॉइज ऑफ द कंपनी, इंप्लॉइज ऑफ द कंपनी who are connected, who are connected with the कंपनी, जो कंपनी से कनेक्टेड होते हैं वो लोग इसकी व्याख्या कर सकते हैं। समझ गए बात? बोलो ना, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं और दूसरे एनालिसिस की तरफ, जिसका नाम क्या है? इंटरनल के बाद एक्सटर्नल एनालिसिस। ठीक है सर? और इंटरनल जो समझ लिया वो एक्सटर्नल अपने से समझ सकता है। अरे एक्सटर्नल एनालिसिस उस एनालिसिस को कहते हैं जो बाहर के लोग होते हैं और अंदर का बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं देख सकते हैं। वो लोग सिर्फ और सिर्फ कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट यानी फाइनल अकाउंट, सिर्फ और सिर्फ फाइनल अकाउंट मतलब बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसी को देख के जो व्याख्या करेंगे उनको एक्सटर्नल एनालिसिस कहा जाता है। कोई दिक्कत? बुक्स ऑफ अकाउंट देखने का अधिकार उनके पास नहीं है। जैसे कौन कौन लोग हो सकते हैं ये बोलो ना? क्रेडिटर हो सकते हैं, जो लोग इन्वेस्टर अभी हमारे शेयर होल्डर बने नहीं है, इन्वेस्ट करने वाले हैं इन्वेस्टर्स, वो लोग हो सकते हैं। और कौन हो सकता है? तरह तरह के डिबेंचर होल्डर्स हो सकते हैं, बैंक्स हो सकते हैं, ये सभी लोग एक्सटर्नल वाले कहलाएंगे। आया बात समझ में? तो जल्दी से फटाक से लिख लीजिए दूसरा हेडिंग बना के, एक्सटर्नल एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस के बारे में। जल्दी हेडिंग बनाइए, हेडिंग बनाइए, एक्सटर्नल एनालिसिस। दूसरा नंबर, एक्सटर्नल एनालिसिस। क्या होता है ये एक्सटर्नल एनालिसिस सर? तो लिखेंगे एक्सटर्नल एनालिसिस के बारे में कि दिस एनालिसिस इज मेड बाय दोज, दिस एनालिसिस इज मेड बाय दोज, ये उनके द्वारा किया जाता है who do not have, जिनके पास, who do not have, जिनके पास नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एक्सेस नहीं होता है सर। एक्सेस माने पाने का अधिकार नहीं होता है। क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट पाने का अधिकार नहीं होता है, राइट नहीं होता है ना? who do not have access to the, किसका अधिकार नहीं होता है? to the books of account, बुक्स ऑफ अकाउंट का अधिकार नहीं होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट का अधिकार नहीं होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट देखने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है? एंड अदर रिलेटेड, रुक जाइएगा थोड़ा सा। दिस एनालिसिस इज मेड बाय दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस, जिनके पास एक्सेस नहीं होता है। किस बात का एक्सेस नहीं होता है? टू द बुक्स ऑफ अकाउंट का एक्सेस नहीं होता है। एंड अदर रिलेटेड डिटेल्स, और अगर अदर कोई रिलेटेड डिटेल्स रिकॉर्ड का अधिकार नहीं होता है ऑफ द कंपनी। ठीक है? चलो, तो ये किसके द्वारा किया जाता है सर ये एनालिसिस? ये एनालिसिस किसके द्वारा किया जा सकता है? तो लिखेंगे दिस एनालिसिस इज मेड बाय द एक्सटर्नल पार्टीज। दिस एनालिसिस इज मेड बाय, किसके द्वारा किया जाता है? मेड बाय द एक्सटर्नल पार्टीज। एक्सटर्नल पार्टीज के द्वारा किया जाता है, एक्सटर्नल पार्टीज के द्वारा किया जाता है ऑफ द बिजनेस। और वो एक्सटर्नल पार्टीज कौन है बिजनेस के? बाहर के लोग कौन है? सच है, जैसे कि क्रेडिटर। कौन हो सकते हैं? क्रेडिटर हो सकते हैं। और कौन हो सकते हैं जी? क्रेडिटर के अलावा इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, जो अभी इन्वेस्ट किए नहीं है, करने वाले हैं, तो बाहर के हुए ना। और इन्वेस्ट कर दिए कंपनी में, उनको शेयर दे दिया गया, तो क्या बन जाएंगे? शेयर होल्डर बन जाएंगे। फिलहाल वो कौन है? इन्वेस्टर। डिवेंचर होल्डर्स, बाहर वाले लोग होते हैं। डिवेंचर होल्डर क्रेडिटर होते हैं, मालूम है ना?
बाहर के लोग हैं वो। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक वगैरह, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा। तो ये सभी लोग बाहर वाले लोग हैं। आया क्या बात समझ में? तो ये लोग जो एनालिसिस करते हैं उसको कौन सा एनालिसिस कहा जाता है? समझ गए बात? मतलब ये लोग अंदर की मटेरियल यूज नहीं कर सकते हैं, अंदर का इंफॉर्मेशन मतलब मटेरियल यूज नहीं कर सकते हैं। और इंटरनल एनालिसिस वाले लोग कौन थे? इंप्लॉई, शेयर होल्डर, मैनेजमेंट। वो लोग अंदर का भी मटेरियल, अंदर का मटेरियल माने इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। तो वो लोग जो एनालिसिस करेंगे वो इंटरनल, और ये लोग जो करेंगे वो एक्सटर्नल। तो मटेरियल यूज समझ में आ गया? मटेरियल यूज का मतलब इंफॉर्मेशन यूज। मटेरियल यूज का मतलब इंफॉर्मेशन यूज, कि क्या आप अंदर का मटेरियल यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर अंदर का मटेरियल यूज कर सकते हो तो इंटरनल एनालिसिस, और अंदर का मटेरियल यूज नहीं कर सकते हो, इंफॉर्मेशन यूज नहीं कर सकते हो, तो एक्सटर्नल एनालिसिस। क्लियर हो गया? कौन कौन कर सकते हैं ये भी क्लियर हो गया। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है जी व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल एनालिसिस, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल एनालिसिस, 2 नंबर में, या ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि कौन इंटरनल एनालिसिस कर सकता है, ऑप्शन में दे देंगे ये सब। समझ गए बात? कौन एक्सटर्नल एनालिसिस कर सकता है, ऑप्शन में दे देगा ये सब। समझ रहे हो बात? इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए सर, तो मटेरियल यूज समझ में आ गया। मटेरियल यूज का मतलब इंफॉर्मेशन यूज। और दूसरा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, जिसमें आएगा कौन कौन सा? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आवाज शुरू हो गया। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के बारे में और वर्टिकल एनालिसिस के बारे में शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। हेडिंग बनाइए जल्दी से, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। प्रोसेस ऑफ एनालिसिस के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं जी? 2 प्रकार के। पहला कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल। तो लिखेंगे हॉरिजॉन्टल। अच्छा आप लोग एक बात बताइएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल शब्द है ये हम हमेशा यूज करते रहते हैं, मालूम है किसी को? कहते हैं कि कॉपी को हॉरिजॉन्टल कर लो, वर्टिकल नहीं। बैलेंस शीट पढ़ा रहे थे तो भी बताए थे कि बैलेंस शीट पहले आप लोग हॉरिजॉन्टल पढ़ते थे, अब वर्टिकल पढ़ रहे हो। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शब्द हम हमेशा प्रयोग करते रहते हैं, है कि नहीं? तो इस शब्द से आप लोग पहले से ही परिचित हैं, है ना? तो आइए आसानी से समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाहता है ये। ध्यान से सुनिएगा। लिखेंगे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के बारे में कि क्या होता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो लिखेंगे व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, when the financial statements of a number of years are to be analyzed, then it is called, तो इसी को क्या कहा जाता है? then it is called horizontal analysis। मतलब कहता है कि देखो आप लोगों ने फाइनल अकाउंट कैसे सीखा है अभी कंपनी का? वर्टिकल बनाना, वर्टिकल है ना, हॉरिजॉन्टल नहीं। कैसा? वर्टिकल। तो अगर वर्टिकल बनाते हो तो अमाउंट का कॉलम तो एक ही को होता है, देखे होगे आप लोग। लेकिन उसके बगल में एक और अमाउंट लिख दिया, उसके बगल में एक और अमाउंट का कॉलम, उसके बगल में एक और अमाउंट का कॉलम। क्या? प्रीवियस ईयर, उसके प्रीवियस ईयर, उसके प्रीवियस ईयर, उसके प्रीवियस ईयर।
ऐसे लाइन से 4-5 साल का, तो बताओ अब वो वर्टिकल वो ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फैल रहा है ना? और जब फैल रहा है तो ये वाला जो शेप होगा उसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल। जब तक वो केवल एक अमाउंट का कॉलम था तो वर्टिकल था, अब वो अमाउंट का कॉलम कई सारा हो गया तो वो स्प्रेड हो गया, फैल गया, अब वो हॉरिजॉन्टल शेप में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग एक साल के बजाय कई सालों का इंफॉर्मेशन लिखते जाते हैं, कई सालों का अमाउंट लिखते जाते हैं जब बैलेंस शीट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो फिर कई सालों का जब हम लोग लिखते हैं तो वही कहलाता है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। क्या कहलाता है? लॉजिक समझ गए? वही चीज यहां लिखा भी है, देखो, व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ ईयर्स, जब कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स आर टू बी एनालाइज्ड, कई सारे सालों का, कई सारे ईयर्स का हम लोग एनालिसिस करते हैं बैलेंस शीट का या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, तो वो एनालिसिस कई सालों का करते हैं हम लोग, इसलिए वो एनालिसिस क्या कहलाता है? हॉरिजॉन्टल। और क्यों हॉरिजॉन्टल कहलाता है? क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल शेप में बनने लगता है। लॉजिक समझ गए? हॉरिजॉन्टल शेप में बनने लगता है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज, बोलो ना, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। टॉपिक क्लियर? वेरी नाइस। बस एक ठो और पढ़ लेना है, खत्म हो जाएगा। चलो सुनो ध्यान से। एक्चुअली में होता क्या है इस एनालिसिस में, तो करंट ईयर का जो इंफॉर्मेशन है, फाइनल अकाउंट का जो करंट ईयर का इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को प्रीवियस ईयर के इंफॉर्मेशन से हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तभी तो जरूरत होता है। आखिर हम लोग सुनो, आखिर हम लोग क्यों हम लोग प्रीवियस ईयर के इंफॉर्मेशन को लिखेंगे भाई? क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है। और ये जो कंपैरिजन वर्ड बोल रहा है ना, ये एक टूल है, टूल माने औजार है, तरीका है क्या करने का? एनालिसिस करने का, व्याख्या करने का। जब हम लोग सेम आइटम, जैसे मान लो एक वर्ड को ले लेते हैं सेल्स, एक वर्ड ले लिए सेल्स, इस साल में कितना हुआ है, इसके प्रीवियस ईयर में कितना हुआ था, उसके प्रीवियस में कितना, उसके प्रीवियस में कितना, उसके प्रीवियस में कितना, 5 साल का डेटा अगर ले लिए सेल का, तो बिजनेस के बारे में कुछ अंदाजा नहीं लग जाएगा? लगेगा ना कुछ अंदाजा, कुछ व्याख्या हम लोग कर पाएंगे ना बिजनेस के बारे में, कि बिजनेस कैसा चल रहा है। लॉजिक समझ पा रहे हो क्या? तो सर वही बात हम बताना चाहते हैं कि हम लोग इस साल के इंफॉर्मेशन को प्रीवियस कई सालों के इंफॉर्मेशन से कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि और डिटेल हम लोग उस बिजनेस का जान सकें। आया बात समझ में? तो इस तरह के एनालिसिस को क्या कहा जाता है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। क्लियर है बात? क्लियर है बात? चलिए शुरू करते हैं। इसी में एक लाइन और लिख लेते हैं, यही बात जो अभी अभी बोले हैं हम कि इस साल के इंफॉर्मेशन को पिछले सालों के इंफॉर्मेशन से हम लोग कंपैरिजन करते हैं इस एनालिसिस के अंतर्गत। तो लिखेंगे अंडर दिस टाइप ऑफ एनालिसिस, अंडर दिस टाइप ऑफ एनालिसिस, इस तरीके के एनालिसिस के अंतर्गत द आइटम्स ऑफ करंट ईयर, द आइटम्स ऑफ current year are compared with the items of the previous year। ठीक है? आया क्या बात समझ में? बोलो ना, कोई दिक्कत किसी को? एक लास्ट लाइन लिख लेना कि इसी एनालिसिस को, ये जो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। दिस हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज, ऐसे लिख दे क्या यहां पे? इट इज, ये भी एग्जाम में डायरेक्ट आता है ऑब्जेक्टिव में। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज, याद कर लेना। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज डायनेमिक एनालिसिस। क्या कहा जाता है इसको? क्या कहा जाता है इसको? डायनेमिक, डायनेमिक एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए बात? ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसको डायनेमिक एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है बात? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज
डायनेमिक एनालिसिस। किसी को दिक्कत? नो सर, वेरी नाइस। तो दूसरा चलिए शुरू करते हैं। दूसरा कौन सा है सर? जल्दी से हेडिंग बना लीजिए वर्टिकल एनालिसिस का। वर्टिकल एनालिसिस, जल्दी से हेडिंग बना लीजिए। डू इट फास्ट। आइए समझते हैं कि वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है। हॉरिजॉन्टल समझ लिए, अब वर्टिकल हेडिंग बनाइए जल्दी से। और वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है उसको समझते हैं। और जैसे ही ये वर्टिकल एनालिसिस हम लोग समझ लेंगे, ये एनालिसिस वाला जो इंट्रोडक्शन चैप्टर था, इंट्रोडक्शन था ये, अभी ये खत्म हो जाएगा। और बस हाँ, थ्योरी था, ये बता रहा था कि एनालिसिस होता क्या है। अब हम लोग सीखेंगे कि एनालिसिस कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या तरीके हैं, टूल्स क्या है, औजार क्या है, और उन औजारों को यूज करके, उन तरीकों को यूज करके हम लोग एनालिसिस करके कैसे व्याख्या निकालते हैं और कैसे बिजनेस के बारे में और डिटेल जानते हैं। ये सब हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे, मजा आएगा। ठीक है। और ये जो वर्टिकल एनालिसिस हम लोग सीख रहे हैं हॉरिजॉन्टल के बाद, इसको सीखने के बाद एक टॉपिक बना लेंगे हम लोग डिफरेंस का, डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड वर्टिकल एनालिसिस। ये एक डिफरेंस का टॉपिक तैयार कर लेंगे हम लोग और इसके साथ ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। और अगला चैप्टर हम लोग शुरू कर देंगे टूल्स कौन कौन से हैं एनालिसिस करने के। ठीक है सर, चलो ध्यान से सुनो। लिखेंगे वर्टिकल एनालिसिस में, उम्मीद करते हैं कि सभी लोग हेडिंग बना लिए होंगे। और अगर हेडिंग बना लिए हैं तो चलिए जल्दी से शुरू हो जाइए वर्टिकल एनालिसिस के बारे में लिखना। लिखेंगे वर्टिकल एनालिसिस के बारे में कि व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लिखेंगे व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, when financial statement of a particular year of a particular year, यानी किसी एक साल का, किसी एक निश्चित साल का, जैसे करंट ईयर का ही मान लो, करंट ईयर का ही हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले लिए। ठीक है। और उसमें एक किसी अमाउंट को, किसी एक आइटम को पकड़ लिए। ठीक है। और उस आइटम से उसके बाद उस फाइनल अकाउंट में, यानी कि कह लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बोल रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई एक आइटम पकड़ लिए जैसे सेल, और उस सेल को पकड़ के उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने आइटम लिखे हैं लाइन से, उन सबका हम लोग तुलना कर रहे हैं या परसेंटेज बता रहे हैं कि सेल के तुलना में बाकी के आइटम कितने कितने परसेंट हैं। सेल के तुलना में, सेल के तुलना में बाकी के एक्सपेंसेज कितने हुए हैं, अदर इनकम कितना हुआ है, बाकी के एक्सपेंसेज जैसे डेप्रिसिएशन कितना लगा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कितना लगा है, समझ रहे हो बात, तरह तरह के एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कितना लगा है, और ये सब परसेंटेज हम लोग निकाल रहे हैं किसके तुलना, किसके कंपैरिजन में, सेल के तुलना में। हम लोग देखो एक साल से दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल नहीं जा रहे हैं, बल्कि उसी साल में है, उसी साल के किसी एक आइटम को पकड़ के बाकी के आइटम का व्याख्या कर रहे हैं, कि तुलना कर रहे हैं कि उस एक आइटम के तुलना में बाकी सब कितने हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? ईयर वाइज ईयर हम लोग जाते तो वो हो जाता हॉरिजॉन्टल, और ये एक ही आइटम को पकड़ के बाकी के आइटम्स का कंपेयर किया जा रहा है, तो ये कहलाएगा वर्टिकल। मतलब ये आपका जो लाइनिंग है, जो अमाउंट का लाइनिंग है, वो 1 2 3 4 5 नहीं होने वाला है, इसलिए वो वर्टिकल नहीं बनेगा, वो हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, क्योंकि एक ही साल का हिसाब हो रहा है ना, एक ही साल का हिसाब हो रहा है ना जी, तो इसलिए क्या होगा, वर्टिकल एनालिसिस। कोई दिक्कत किसी को? चलो तो लिखेंगे व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर ईयर और ऑन ए पार्टिकुलर डेट एनालाइज्ड, उनकी व्याख्या करते हैं, इट इज रेफर्ड टू, तो इसी को क्या कहा जाता है, इट इज रेफर्ड टू, तो उसी को रेफर टू एज वर्टिकल एनालिसिस, उसी को क्या कहा जाता है,
वर्टिकल एनालिसिस कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? वर्टिकल एनालिसिस कहा जाता है। रेफर्ड का स्पेलिंग थोड़ा सही कर लीजिएगा, REFERRED होता है, रेफर्ड टू एज वर्टिकल एनालिसिस। चलिए ध्यान दीजिए, वर्टिकल एनालिसिस क्या होता है समझ लिए? बोलो कोई दिक्कत? वर्टिकल एनालिसिस समझ लिए ना जी? यस सर। और इस वर्टिकल एनालिसिस के अंतर्गत बहुत सारे चीजें बनाई जाती हैं और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, लिखेंगे हम लोग, इट इज ऑल्सो नॉन एज, इसको और क्या कहा जाता है? स्टैटिक एनालिसिस कहा जाता है। इसको एक और भी नाम है वर्टिकल एनालिसिस को, स्टैटिक स्टैटिक एनालिसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टैटिक एनालिसिस। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। चलिए तो जल्दी से हमको बताइए, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का दूसरा नाम डायनेमिक एनालिसिस और वर्टिकल का दूसरा नाम स्टैटिक एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव में कंफर्म आना ही आना है, एग्जाम में आता ही आता है हर साल, इस बार भी आएगा। समझ गए बात? चलिए ध्यान दीजिए। तो अब हम लोग एक डिफरेंस का एक टॉपिक बनाएंगे, लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एनालिसिस। एक ये आपको फॉर्मेट तैयार कर लेना है डिफरेंस के लिए। आवाज नहीं। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि डिफरेंस कैसे लिखा जाता है अच्छे से। कई सारे डिफरेंस है जिसके पहले भी हम लिखवा चुके हैं। एक बेसिस का कॉलम होना चाहिए, बेसिस के बाद जिन दो आइटम में डिफरेंस लिखना है उनका नाम अलग अलग कॉलम में होना चाहिए। ठीक है सर? तो चलिए लिखेंगे एक बेसिस के लिए, उसके बाद एक वर्टिकल के लिए और एक हॉरिजॉन्टल के लिए और एक वर्टिकल के लिए। लिख लेंगे बेसिस, यहां लिख लेंगे हॉरिजॉन्टल, और यहां लिख लेंगे हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के बाद वर्टिकल एनालिसिस। कुछ ही देर में तुम लोग को बहुत कुछ बता दिए हैं आप लोगों को हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस के बारे में। उस नॉलेज के आधार पे आप लोगों को ये डिफरेंस तैयार कर लेना है घर से, जो कि पेज नंबर 215 में दिया हुआ है। ठीक है सर? उसके बाद एक और टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटर और इंट्रा फर्म एनालिसिस। ये कुछ मिलता जुलता है आपका इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस से। ये वर्ड जो अभी पढ़ाने जा रहे हैं इसके बाद, इंट्रा और इंटर, ये इंटर और
इंट्रा जो पढ़ाने जा रहे हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल से कुछ मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी अलग है। आइए पढ़ते हैं तो फिर पता चलेगा क्या अलग है। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो अब हम लोग चलते हैं एक नया टॉपिक पढ़ने जिसका नाम है इंटर फर्म एनालिसिस या इंट्रा फर्म एनालिसिस। ठीक है, तो चलो लिखेंगे सबसे पहले हम लोग इंटर फर्म एनालिसिस, और लिखेंगे इसके बारे में, इंटर फर्म एनालिसिस के बारे में लिखेंगे, इंटर फर्म एनालिसिस के बारे में लिखेंगे कि व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखेंगे व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट when financial statement of two or more companies or firm are compared and analyzed with the different एनालाइज्ड कहता है कि व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू और मोर कंपनीज और फर्म आर कंपेयर्ड एंड एनालाइज्ड, जब कंपेयर करते हैं और एनालाइज करते हैं दो या दो से अधिक कंपनी या फर्म को के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, देन इट इज कॉल्ड इंटर फर्म एनालिसिस। तो इसी को क्या कहा जाता है? इंटर फर्म एनालिसिस कहा जाता है। एग्जाम्पल में मैंने कहा कि मारुति 800 का कंपैरिजन ऑल्टो से हम लोग करने लगे, दोनों अलग अलग कंपनियां हैं। तो जब दोनों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटर फर्म एनालिसिस कहेंगे। और दूसरा क्या लिखना है सर? इंट्रा फर्म एनालिसिस। इसके बारे में लिखेंगे इंट्रा फर्म एनालिसिस के बारे में कि कंपनी एक ही होगी, कंपनी चेंज नहीं होंगे, कंपनी एक ही होगी और एक ही कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम लोग कंपैरिजन करेंगे उसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के से। वो हो सकता है पिछले साल से कंपैरिजन करें, पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपैरिजन करें, या उसके पिछले साल से इस साल वाले का, या हो सकता है कोई बहुत बड़ी कंपनी है जैसे टाटा और उसमें कई सारे सेगमेंट हैं, जैसे टाटा स्टील है, टाटा मोटर है, टाटा टीसीएस है, बहुत सारे हैं सेगमेंट। तो एक ही कंपनी के अलग अलग सेगमेंट का कंपैरिजन करना। कंपनी तो एक ही है ना, तो कंपनी के अंदर ही ना एनालिसिस हो रहा है, तो इसको कहेंगे इंट्रा फर्म एनालिसिस। क्लियर है बात? तो लिखेंगे इंट्रा फर्म एनालिसिस के बारे में, लिखेंगे इंट्रा फर्म एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद द इंट्रा फर्म एनालिसिस, आवाज नहीं, इंट्रा फर्म एनालिसिस intra-firm analysis is concerned with analysis of financial performance
फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट यूनिट्स या डिपार्टमेंट, यूनिट्स या डिपार्टमेंट्स और सेगमेंट्स ऑफ द इंटरप्राइज itself, ऑफ द इंटरप्राइज itself, यानी खुद के, उसी इंटरप्राइज के, उसी बिजनेस के, उसी कंपनी के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का कंपैरिजन करना, या कोई बड़ी कंपनी है उसमें ढेर सारी यूनिट्स हैं, जैसे टाटा की बात करें तो टाटा सॉल्ट भी है, टाटा मोटर भी है, टाटा स्टील भी है, टाटा टीसीएस भी है, समझ रहे बात। तो एक यूनिट से दूसरे यूनिट का कंपैरिजन करना उसी कंपनी का, ये क्या कहलाएगा? इंट्रा। माने उसी कंपनी के अंदर एनालिसिस करना है, उसी कंपनी के अंतर्गत, कंपनी चेंज नहीं होगी। तो ऐसे एनालिसिस को क्या कहेंगे हम लोग? इंट्रा फॉर्म एनालिसिस कहेंगे। कोई दिक्कत किसी को? बोलो, आवाज नहीं करना है। इंट्रा फॉर्म एनालिसिस समझ में आया? तो बस ये दोनों समझने के बाद एक टॉपिक तैयार कर लेना है डिफरेंस का, जो कि होगा डिफरेंस बिटवीन difference between interfirm analysis and intra-firm analysis। बनाओगे डिफरेंस का? चलो डिफरेंस के लिए बना लेना है। डिफरेंस के लिए बना लेना है कॉलम फटाफट, एक बेसिस का हो जाएगा, और फिर जानते हैं आप लोग, एक हो गया बेसिस, दूसरा हो गया चलो आवाज नहीं करो, आवाज नहीं, ध्यान दो बोर्ड पे। एक बेसिस का कॉलम हो गया, एक हो जाएगा इंटरफर्म एनालिसिस, और एक हो जाएगा इंट्रा फर्म एनालिसिस। ठीक है, ये आपको तैयार कर लेना है, अच्छे से समझा दिए हैं टॉपिक को, और ये आपको तैयार कर लेना है पेज नंबर 215 से। ठीक है, चलिए ऊपर का किसी का छूटा है क्या? लिख लीजिए इंट्रा फॉर्म एनालिसिस के बारे में। बस ये चैप्टर खत्म हो रहा है, लास्ट टॉपिक है, जिससे कि एग्जाम में एक बार का क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए एक टॉपिक और पढ़ा देते हैं। इसका लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन माने कमियां क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, माने जो विश्लेषण हम लोग पढ़ रहे हैं, इन विश्लेषण का कमियां क्या है, ये एक बार एग्जाम में आया हुआ था, इसलिए मजबूरी में पढ़ाना पड़ेगा। वैसे लिमिटेशन हम नहीं पढ़ाते, बट एग्जाम में एक बार का आ गया है पिछले बार का, तो इसलिए इस टॉपिक को भी पढ़ा देते हैं। 1 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, तो बस एक टॉपिक खत्म करने वाले हैं हम लोग, और इसके साथ ही चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, फिर आप लोगों को ब्रेक मिलेगा। फिलहाल जब तक खत्म नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, एकदम आवाज नहीं होना चाहिए। तो लिखा है अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ये टॉपिक खत्म करने के बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। माने जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी कमियां क्या हैं, है ना। अंतिम खाता जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके विश्लेषण के बारे में पढ़ रहे हैं, उस विश्लेषण में कमियां क्या है, क्या कमी हो सकता है, इन कमियों के बारे में जान लेंगे हम लोग। एग्जाम में आता है 2 ठो कमी लिखने के लिए, हम 4-5 को लिखवा देते हैं, कोई भी 2 ठो लिख दीजिएगा। ठीक है,
चलिए सर, तो लास्ट टॉपिक लिखें, इसके साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो लिखते हैं। लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। यानी जो हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसके लिमिटेशन कौन कौन से हैं सर? क्या है लिमिटेशन उसके? लिमिटेशन के बारे में कमियां पढ़ना है। लिखेंगे पहला नंबर। अब एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले हम समझा रहे थे, तो एक बात बता रहे थे कि फाइनल अकाउंट जो होता है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें कभी कभी विंडो ड्रेसिंग हो जाता है। कभी कभी विंडो ड्रेसिंग माने कोई दिखावापन लोग कर सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं। अब उनको एक बात बताओ, एनालिसिस किस चीज का होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही चेंज हो जाएगा तो एनालिसिस भी तो चेंज हो जाएगा। तो ये कमी है कि नहीं है? कमी है ना, तो बस वही चीज लिखना है। पहला नंबर, सफरिंग फ्रॉम, एंड इनफैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जितनी कमियां हो सकती हैं वो सब एनालिसिस में भी हो सकता है। सिंपल सी बात है। तो लिखेंगे सफरिंग फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा लिखेंगे अनरियलाइबल कंपैरिजन। और हो सकता है कि कंपैरिजन जो है वो अनरियलाइबल हो, माने कंपैरिजन आपको देख के लगे किसी कंपनी से दूसरे कंपनी का कंपैरिजन अगर आप कर रहे हैं तो हो सकता है कि भाई ये कंपैरिजन ठीक नहीं है। जैसे टाटा की बात करें तो टाटा भाई माने टाटा 10 को पुराना कंपनी है और उसका कंपैरिजन आप किसी नया कंपनी से कर रहे हो, तो बताओ ये सही है क्या? नहीं है सर। टाटा मोटर बहुत पुराना कंपनी है, अब मोटर में कोई नया कंपनी आया है, आप दोनों कंपनी का लगे कंपैरिजन करने, ये सही है क्या? रियलाइबल है क्या? नहीं सर। तो कहने का अर्थ ये है कि ये सब प्रॉब्लम यहां पर एनालिसिस में हो सकता है। ठीक है, तो अनरियलाइबल कंपैरिजन हो सकता है। तीसरा नंबर लिखेंगे इग्नोरिंग प्राइस लेवल चेंज। इग्नोरिंग प्राइस लेवल चेंज। प्राइस लेवल चेंज के बारे में ये नहीं बताता है, आपको टोटल सेल केवल पूछेगा, ये नहीं देखेगा कि प्राइस लेवल में अंतर आया है, कोरोना आ गया मान लो प्राइस लेवल पर इफेक्ट पड़ गया है ना, तो वो एनालिसिस में ये सब बातें नहीं दिखेंगी जल्दी। वो कहेगा सेल बताइए, सेल का अमाउंट देख के लगेगा कि भाई तो कम लग रहा है या बहुत ज्यादा लग रहा है, ऐसा एनालिसिस लोग करेंगे, प्राइस लेवल को कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं, इग्नोरिंग प्राइस लेवल चेंज। अगला लिखेंगे केवल हम लोग एनालिसिस करते समय क्वांटिटी को कंपैरिजन करते हैं, क्वांटिटी को, कितने रुपए का है, कितना यूनिट है, क्या है, ऐसे यूनिट्स माने क्वांटिटी को कंपैरिजन करते हैं, क्वालिटी इग्नोर करते हैं। कोई क्वालिटी नहीं देखता है कि भाई किस क्वालिटी का सामने वाला दे रहा है और वो कंपनी किस क्वालिटी का दे रहा है, क्वालिटी पर चर्चा नहीं होगा, खाली क्वांटिटी पर चर्चा हो रहा है। तो बताओ ये कमी है कि नहीं है? तो लिखेंगे इग्नोरिंग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। इग्नोरिंग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है उसको इग्नोर करता है। और ये फाइनेंशियल एनालिसिस जो है वो केवल एक टूल है, एक औजार है, केवल एक औजार है जिससे कि कुछ कुछ चीजें बताई जा सकती हैं, व्याख्या की जा सकती हैं। इसका ये नहीं कि एक बार व्याख्या कर दिया गया तो फाइनल वही डिसीजन होगा,
ऐसा कोई नहीं है। उसके बाद भी आपका अपना माइंडसेट है कि नहीं है, उसको इस्तेमाल आप करेंगे। ठीक है सर, तो ये फाइनल रेमेडी नहीं हो सकता है, फाइनल इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, बल्कि ये बस एक क्या है, सॉल्यूशन तक पहुंचने का एक रास्ता है कि नहीं। चलिए सर, ऐसा रहता कि ये फाइनल सॉल्यूशन रहता, फिर बात ही क्या रह जाता। तो ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस इज only a tool, not the final remedy। रेमेडी का मतलब होता है सॉल्यूशन। ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, बस एक टूल है, औजार है, फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंचने का एक रास्ता है कह लो तो। फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक भी आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके बाद इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, सबसे पहले वहां से शुरू किए थे। उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव समझाए थे, फीचर समझाए थे, डिफरेंट आपको फाइनेंशियल एनालिसिस के टाइप्स बताए थे, मेथड्स बताए थे, जिसमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल आप लोगों ने पढ़ा, इंटरनल, एक्सटर्नल पढ़ा। उसके बाद आप लोगों ने इंट्रा और इंटर के बारे में पढ़ा, फॉर्म एनालिसिस है ना। फिर आप लोगों ने लिमिटेशन पढ़ा, और इसके साथ ही ये जो चैप्टर है खत्म होता है, और अगला चैप्टर हम लोग जल्दी शुरू करेंगे जिसका नाम है टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यानी कि टूल्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन से टूल्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे और किस तरीके से हम लोग एनालिसिस करते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।